गुड इवनिंग। उपेंद्र, गुड इवनिंग, नमस्ते। आलेख, गुड इवनिंग। अमित, गुड इवनिंग। ऋषि, गुड इवनिंग। डीपीपी 8। ओके, एक बार चेक करके देखता हूँ, करेक्ट कराता हूँ। उपेंद्र, थैंक यू भाई उपेंद्र। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, स्मार्ट दिखने का टाइम तो तुम लोग का है अब। गुरुजी तो बस अब फिजिक्स पढ़ाएंगे। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर होगा सभी बच्चों को? डीपीपी। हम्म, चलिए, तो लास्ट टाइम पे हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला अपना किसके लिए था? रिंग के लिए। जो मैंने कहा था आपको ध्यान रखना है कि रिंग के एक्सिस पे जो हमें फॉर्मूला मिला था, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट ऑल्सो। तो ये रिजल्ट अपने पास क्या था? ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई का जो फॉर्मूला था वो अपने पास था, ये एक्स था और ये आर था। तो फॉर्मूला आया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस x, B एट x। ये हम लोग ने निकाल लिया हुआ था। ठीक है, अब मान लो ऐसे बहुत सारे रिंग को आप जोड़ देते हो, ऐसे बहुत सारे रिंग को जोड़ देते हो, ठीक है, तो आपको एक सोलिनॉइड मिलेगा। स्प्रिंग जानते हैं, सभी बच्चों ने स्प्रिंग देखा है। तो एक स्प्रिंग में क्या होते हैं? कई सारे रिंग्स होते हैं, काफी क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, काफी जो है क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो हम कई सारे रिंग को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सोलिनॉइड मिलेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा नहीं है भाई इसका फॉर्मूला, यही तो मिसकंसेप्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में था क्यू, मतलब के, क्यू यहां एक्स था, यहां एक्स था, जबकि यहां रेडियस है आर है। तो देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्प्रिंग को क्लोजली स्पेस कर दो, स्प्रिंग के टर्न्स को, तो वो हमारा सोलिनॉइड बनेगा, वो हमारा सोलिनॉइड बनेगा। सभी टर्न्स में कुछ ना कुछ करंट फ्लो कर रहे होंगे और सब इंसुलेटेड होंगे। सभी क्या होंगे? एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे। ऐसा ना हो कि दोनों टच कर रहे हैं, है ना। तो सब में एक इंसुलेशन होता है। जो रियल वे में डेली लाइफ में जो सोलिनॉइड यूज करते हैं हम लोग, उसमें एक एक टर्न और दूसरे टर्न के बीच में क्या होता है? अपने पास एक गैप होता, मतलब एक इंसुलेशन होता है। ठीक है, एक इंसुलेशन होता है। तो आज हम इसी सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड। तो हमारा टॉपिक यही है आज का अभी पहला, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सोलिनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए फाइनाइट सोलिनॉइड। फाइनाइट सोलिनॉइड है भाई। तो
फाइनाइट सोलेनॉइड मतलब उसका फिक्स लेंथ है, कोई फाइनाइट सोलेनॉइड है, उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां पर निकालनी है? एक्सिस पे। और ये सभी बच्चों को पता है कि ये सोलेनॉइड किससे बना होगा? ये बना होगा बहुत सारे रिंग को क्लोजली स्पेस करके। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे? देखो, सोलेनॉइड की अगर बात करते हो आप, तो सोलेनॉइड कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये उसकी एक्सिस हो जाएगी, ये उसकी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारे टर्न है, बहुत सारे टर्न है। तो अगर आप इसको बनाना चाहो तो आप पहले सोलेनॉइड दिखाना चाहते हो, तो सोलेनॉइड अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं ऐसे, ये है अपना, है ना? अब इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। ये सब क्या है? रिंग है। ये सब अपनी रिंग है, क्लोजली स्पेस्ड रिंग है। तो इन सभी पे ये जो आप देख रहे हो ये सब रिंग है। ये मैंने गैप दिखाया है, मतलब ये गैप नहीं है, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन है। ये ऐसा है। ठीक है, ये आपका ऐसा है। तो समझ ही गए होंगे सभी बच्चे कि ये सोलेनॉइड है पूरा। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड का हमें, मान लो ये एल लेंथ का है, तो हमें इसमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। ये अपना एल लेंथ का है। ठीक है, और मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन है। एन के बारे में बोला जा रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जितने भी आपको टर्न्स दिख रहे हो कितने हैं? कैपिटल एन है। ठीक है, और एल टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो आप एक टर्म डिफाइन कर रहे हो स्मॉल एल, एन अपॉन एल, मतलब क्या हुआ? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट। तो स्मॉल एन अपने पास ये है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और आई के बारे में है करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न, करंट इन ईच टर्न। क्लियर है? अब आप देखो कि मान लो हमारे पास क्या है कि आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, मैं जनरल कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर एक पी पॉइंट है, एक्सिस पर, एक्सिस पर कोई पी पॉइंट है, और वहां पे हमें इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड से क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड से हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है,
एक बच्चा लिखता है म्यू नॉट एन आई। बेटा ये म्यू नॉट एन आई जो है जनरल नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के लिए है। म्यू नॉट एन आई जो आप लिख रहे हो ये इनफाइनाइट के लिए, हम इनफाइनाइट के लिए नहीं कर रहे हैं, हम फाइनाइट के लिए कर रहे हैं। और कहां पर कर रहे हैं ये भी लिखना बहुत जरूरी है। कहां पे निकालना चाह रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं ऑन द एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। किसी इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट है, आप देख रहे हो कौन सा पॉइंट है, तो उसी एक्सिस पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। तो सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है क्या कि यहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट एक रिंग कट होगा। सभी रिंग, आप हर टन के रिंग का मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ोगे तो सभी का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ेगा और उसके वजह से यहां पे एक्सिस पे इस साइड नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो सभी बच्चों को यह समझना है कि यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट एक रिंग होगा किसी थिकनेस का। तो हम क्या करेंगे, पहले उससे पहले आपको दिया क्या है, आपको ये दिया हुआ है, देखिए आपको ये दिया है कि ये एंड जो एंगल बनाता है, ये एंड जो एंगल बनाता है वो है θ1 और ये एंड P पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो है θ2। तो ये आपको दिया हुआ है θ1 और ये दिया हुआ है θ2। ठीक है, ये दिया है अपना θ2। तो हमें जो है, अब ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंशियल एलिमेंट है, डिफरेंशियल एलिमेंट वो एक रिंग कट होगा। कैसे कट होगा, ध्यान से देखो। मान लो आप यहां पे क्या कर रहे हो, एक्स डिस्टेंस पे गए, यहां पे मान लो आपने एक्स डिस्टेंस पे आप गए, ठीक है। इसके लिए डायग्राम अलग बना देता हूं, नहीं तो इसी में समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए डायग्राम अलग बना रहा हूं, कैसे एलिमेंट कट कर रहा हूं। अब इसमें मैं देखिएगा यही सोलेनॉइड था, अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं। मतलब आप 20 से काटोगे, है ना, ये आपको दिया हुआ था कि यहां पर कोई P पॉइंट था, यहां पे कोई P पॉइंट था, ये एंगल आपको दिया हुआ था, है ना, और ये एंगल भी आपको दिया हुआ था। अब मैं केवल वही एलिमेंट वाला बना रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां पे जाओगे, मान लो यहां पे गए आप 5 पे, और यहां से आपने एक d5 का डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया जो एक रिंग होगा, जो यहां पर एक रिंग होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ये ऐसा कुछ है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। रिंग बना देता हूं जिससे आपको और समझ में आए। ये कुछ ऐसा है कि आप यहां से 5 पर गए और आपने एक d5 का, देखो कैसे, ये पोर्शन ऐसा होगा और ये पोर्शन जो d5 बोला है मैंने, ये ऐसा होगा। तो ये रिंग का पोर्शन है, इतना शायद दिख गया होगा सभी बच्चों को, इतने का रिंग कट होगा, है ना, और ये इसका अपना रेडियस हो जाएगा। तो ये अपना रिंग कट होगा ऐसा, ये दिख गया सभी बच्चों को, ठीक है। अब यहां से ये P पॉइंट था, तो आप यहां पे जा रहे हो तो इसका सेंटर यहां पर है, ये यहां से P पॉइंट से इसकी दूरी x है, ये रेडियस तो r ही रहेगा,
ये रेडियस अपना आर ही रहेगा, क्योंकि जो सोलेनॉइड का रेडियस है वही रहेगा, ये आर आर तो सेम रहेगा। ये क्लियर है सभी को? एक मिनट रुको और थोड़ा सफाई से बना दे। ठीक है, अब दिख रहा है सभी को? आप 5 पे गए और डी फाई पे जाके आपने डी5 का एक थिकनेस कट किया है, ये अपना डी5 है, ये वाला इतना पोर्शन जो है ये अपना डी5 है। तो ये कैसे आया है? मान लो इस पी पॉइंट से जब आप यहां पे रहोगे तो ये एक्स डिस्टेंस पे था, रहने दो, एक ही से काफी, एक ही से समझ लीजिए। तो एक्स डिस्टेंस पे था और ये थिकनेस जो है, जो मैं यहां बनाना चाह रहा हूं, ये देखो, तो ये वाला आपकी तरफ आया हुआ है, ये आपकी तरफ है, जिसका थिकनेस dx है। दिख गए होगे आप? तो आप x पे ये dx है और ये इसके सेंटर से इसकी दूरी p पॉइंट से x है, ये दूरी अपनी x है, शायद दिख गया होगा, ये ऐसा है। तो p पॉइंट से इसकी दूरी है और ये वाली चीज अपनी थिकनेस है। ठीक है, तो ये dx है। अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड आप क्या लिखोगे बताओ? इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे? इसमें देखें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इन dx लेंथ क्या लिखोगे बताओ? इट इज स्मॉल एन dx। ये सभी बच्चों को क्लियर है? स्मॉल एन dx, स्मॉल एन इंटू dx, ये सभी बच्चों को क्लियर है भाई कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन इंटू dx, और ये स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाई एल, कैपिटल N बाई एल। तो इसमें से हमें कितने लेंथ का चाहिए था? dx का, तो हमने dx लेंथ का निकाल लिया। ठीक है, अब देखो I है करंट इन ईच टर्न, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, कुछ इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा ये हम निकाल सकते हैं। करंट, टोटल करंट इन द रिंग जो आपने काटा है ऑफ dx विड्थ, है ना, क्या हो जाएगा? उसको हम एन dx, तो आपके पास है, इसको I से मल्टीप्लाई कर दें। करंट इन ईच टर्न, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो एन dx टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये है करंट इन ईच टर्न, ये है करंट इन ईच टर्न, तो हम लिखेंगे एन आई dx। तो ये टोटल इसमें करंट हो गया। ठीक है, टोटल करंट हो गया। अब ये बताओ कि इसके वजह से यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसके एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा लो। ये डिस्टेंस सभी बच्चों को पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस भी अपना क्या होगा? r है। तो ये डिस्टेंस भी अपना r है और ये x है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल दिख रहा है सभी को? ये P पॉइंट है, ये x है, ये C है इसका सेंटर, ये R है, और ये जो होगा यहां से ये है अपना फाई। एक मिनट, फाई ये जो है, हाँ ये पूरा यहां से है भाई, फाई ये यहां से है, तो ये फाई है। ठीक है, तो ये पूरा अपना फाई है। देखिए ये फाई है,
ये फाई है, दिख रहा है सभी बच्चों को, ये पी पॉइंट था, यहां से क्लियर कट दिख रहा होगा। तो अब यहां से ये बताओ कि ये अगर फाई है तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस फाई। तो इन दोनों में एक रिलेशन निकाल सकते हैं, टेन पाई माइनस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन एक्स। बोलो, तो यह आएगा माइनस टेन फाई इक्वल टू आर अपॉन एक्स, और x इज इक्वल टू माइनस आर कॉट फाई। बोलो, तो x और r में हमने रिलेशन निकाल दिया, x और r में, क्योंकि हमें फंक्शन किसका चाहिए, फाई में फंक्शन चाहिए, क्योंकि हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट थीटा के टर्म्स में है। ये एंगल सभी को अभी बताया था, थीटा 1 दिया था और ये एंगल आपको थीटा 2 दिया हुआ था। तो हम ट्राई करेंगे कि सारा फंक्शन फाई में निकालें। तो अब यहां पे r कॉट फाई, क्योंकि x भी वेरी कर रहे हैं, तो x को तो हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट अबाउट dx, dx क्या होगा। तो आपने ऐसे सिचुएशन कई बार फेस किया है कि अगर x फाई का फंक्शन है और हमें dx और d फाई में रिलेशन निकालना है, तो इसको दोनों साइड हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू फाई, तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी फाई इक्वल टू माइनस आर, कॉट फाई का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, तो dx कितना आ गया, आर कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई, आर कोसेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो हम अब dx भी निकाल चुके हैं। अब चलिए अब यहां आते हैं, तो dB बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट P, इस रिंग के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है P पॉइंट पे dB। तो dB क्या लिखोगे, अभी अभी फॉर्मूला रिवाइज कराया है, म्यू नॉट I। अब ये टोटल I है ना, ये जो आप देख रहे हो टोटल करंट, ये टोटल करंट है, कितना लिखोगे, I एन dx, म्यू नॉट I, और रेडियस है आर स्क्वायर, ये रेडियस आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आप x और dx की वैल्यू पुट कर दो, आपको फंक्शन जो है फाई और डी फाई में मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, देखो, dB म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2, dx को आप लिख रहे हो आर कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई, और यहां पे आर स्क्वायर प्लस एक्स को लिख रहे हो आर कॉट स्क्वायर फाई की पावर 3/2। यहां तक आ गया, तो dB हमारे पास आएगा। अब आप देखो यहां से आर स्क्वायर ये कॉमन ले लो, तो हमारे पास फाइनली आएगा म्यू नॉट एन आई, ये आर क्यूब ऊपर है बाई में 2, यहां से भी अगर कॉमन लोगे तो ये अपने पास आर स्क्वायर 6 और बाई 2, तो आर क्यूब बाहर निकलेगा। ठीक, और यहां पे आएगा कोसेक स्क्वायर फाई डी फाई, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कोसेक क्यूब हो जाएगा। बोलो भाई, ये कोसेक क्यूब हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैंने क्या किया है, दो चीज की है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को n माना है, उसको n/l किया है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया है। और ये इस रिंग के लिए हमने कितना लेंथ लिया है सोलेनॉइड पे, dx, तो इस dx में कितने रिंग होंगे, कितने रिंग होंगे, ऐसे बहुत सारे रिंग होंगे, dx में कितने होंगे, n dx, बस और कुछ नहीं किया है। और करंट इन ईच टर्न I है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से करंट इन ईच टर्न इस dx में कितने रिंग होंगे, n dx, उसमें से हर कॉइल से करंट है I, तो टोटल करंट कितना होगा, I n dx, वही किया गया है। तो यहां cos क्यू फाई ये कैंसिल करोगे तो dB अपने पास आता है म्यू नॉट आर क्यूब भी कैंसिल हुआ, एन आई बाई 2
और ये बनता है अपना कितना, साइन फाई डी फाई। एक सिंपल इंटीग्रेशन बनता है। लिमिट ध्यान से, लिमिट हमारी है, देखिए लिमिट ध्यान से, ये फाई मैंने इसके एक्सिस से लेना शुरू किया है। तो जब आप यहां पर होगे तो फाई की लोअर लिमिट θ1 है, दिख रहा है सभी बच्चों को, फाई की लोअर लिमिट है θ1, और इसको रोटेट करते जाओगे तो ये एंगल अपने पास φ1 से रोटेट होगा, और कहां तक रोटेट होगा, ये एंगल कितना बनेगा, पाई माइनस θ1। देख लीजिए, पाई माइनस θ1, ये पूरा पाई है ना, तो ये बात मैं कह रहा हूं आपको। ये अपना θ1 है, ये फाई है, तो फाई को कहां से कहां ले जाओगे, ये क्या बोलोगे, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये एंगल पाई माइनस θ1 होगा कि नहीं। तो पाई माइनस θ1 जो किसके बराबर है, θ2 के। पाई माइनस θ1 जो किसके बराबर है, θ2 के। ये जो हम रोटेट करेंगे, लोअर लिमिट होगी θ1, और इसको ले जाओ यहां तक तो लाना है, तो यहां तक के लिए ये हो जाएगा पाई माइनस θ1। ठीक है, तो ये एंगल अपने पास है पाई माइनस θ1, ये सभी को क्लियर होगा। तो पाई माइनस θ1 जो किसके बराबर होगा, θ2 के। तो θ2 इज बेसिकली पाई माइनस θ1। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, θ1 से पाई माइनस θ1, जिसको आप θ2 भी लिख सकते हो, है ना, जिसको आप θ2 भी लिख सकते हो। तो dB 0 से b, तो b क्या आएगा अपने पास, म्यू नॉट ni/2, साइन फाई का होगा माइनस कॉस फाई, θ1 से, तो इसको θ2 ही लिख दूं फिर, पाई माइनस θ1। पाई माइनस θ1 जो आप θ2 लिख सकते हो, तो डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, बट ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है ना, ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है। पाई माइनस θ2 क्यों होगा, पाई माइनस θ2 क्यों बोल रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये ओरिएंटेशन का जो सेंस है आप नहीं समझे। पाई माइनस θ2 क्यों कर रहे हो, पाई माइनस θ2 तो ये पूरा एंगल होगा, हाँ ठीक है, पाई माइनस θ2 करना चाह रहे हैं, ये θ1 है, और ये लो फाई यहां पर आएगा तो θ1, फाई यहां से यहां आ गया, तो टोटल ये एंगल जो होगा वो कितना लिख सकते हो उसको आप, पाई माइनस θ2, ये कह रहे हो, पाई माइनस θ2 ये कह रहे हो, या θ2 सीधे वो ओरिएंटेशन के लिए आप पाई माइनस θ1 है ना, तो उसको डायरेक्ट θ2 भी लिख सकते हैं, बट मैं कह रहा हूं सेंस ऑफ ओरिएंटेशन अलग है। देखो ये इधर है और θ2 इधर है, उसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको θ2 लिखूं तो एक साइन का बस लफड़ा होगा और कोई बात नहीं है। देखिए साइन फाई डी फाई, ये तो हो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट θ1, इसमें कोई चक्कर नहीं। और अपर लिमिट के लिए जो इस तरफ का सेंस है तो उसके अपोजिट है वो, तो θ2 को माइनस लिखना चाहिए क्या, आप लोग बताइए, θ2 को माइनस लिखना चाहिए, पाई माइनस θ1 इज योर θ2, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन, जिस जैसा आपने एलिमेंट लिया है ना, देखो जैसा आपने इधर से एलिमेंट लिया है तो ये एंगल लोगे ये पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट वाली लोगे तो वो माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि θ1 जो लिख रहे हैं उसके बाद फिर माइनस लिखना पड़ेगा यहां पे, ठीक है। इस तरफ से लोअर लिमिट से अपर आएंगे
तो -θ2 बेसिकली क्या है, ओरिएंटेशन अलग है, ओरिएंटेशन इसका और इसका अलग अलग है, इसका और इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है, ये चीज है। या θ1 टू पाई -θ2 कर दूं, हाँ थीटा, हाँ वो कर सकते हो, पाई -θ2 कर सकते हो, तो वहां से भी आपका वही आएगा। आप जैसा करना चाहो, θ1 से पाई -θ2 ये करना चाह रहे हैं, θ1 से पाई -θ2 ये कह रहे हैं आप। चलिए देख लेते हैं, म्यू नॉट ni/2, ये तो होगा -cos⁵ θ1 से पाई -θ2, हाँ ठीक है, ये कर लो। तो यहां से आपके पास b मिल जाएगा, म्यू नॉट ni/2, ये हो जाएगा cos पाई -θ2 इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos θ2, और ये माइनस माइनस प्लस cos θ1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो cos θ1 से cos θ2, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जेई मेंस में डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछे से फॉर्म क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए करा दिया। म्यू नॉट ni/2 cos θ1 प्लस cos θ2, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। θ1 से ये इसकी, ये θ1 है, और ये एंगल आपने निकाल दिया, इस एंगल की वैल्यू θ2 है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, पाई -θ2, तो ये एंगल हमने निकाला है, तो सेंस ऑफ ओरिएंटेशन भी सेम रखा है, तो सही है। तो यहां से अपने पास ये आ जाएगा। अब सभी को क्लियर होगा। चलिए, तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एंड का, ये भी फिर ध्यान रखिएगा, ये भी अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो ये भी याद रखिए कि θ1 एंड θ2 इज द एंगल सबटेंड बाय द टू एंड फ्रॉम द एक्सिस है, फ्रॉम द एक्सिस है। अगर मैं इसको वर्टिकल से ले लूंगा तो साइन आने लगेगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत से डिराइव किया है। तो म्यू नॉट ni/2 cos θ1 प्लस cos θ2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a finite solenoid, on the axis of a finite solenoid, ठीक है, किसी पॉइंट पर। अच्छा, तो अब मुझे इसी से हम कुछ स्पेशल केस भी कर सकते हैं, जो कुछ बच्चों को पता भी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड on the axis of an infinite solenoid, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड, तो इनफाइनाइट सॉलिनॉइड के लिए भी आप बता सकते हो क्या हो जाएगा, बस लिमिट चेंज कर लीजिए, लिमिट चेंज कर लीजिए। लिमिट क्या हो जाएगा, देखिए, जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये सॉलिनॉइड जब इधर भी एक्सटेंड करेगा, इधर भी, तो θ1 धीरे धीरे जीरो को जाएगा और θ2 भी जीरो को जाएगा। क्यों भाई, θ1 और θ2 अपना जीरो को जाएगा। ये बात तो समझ पा रहे हैं कि अगर इनफाइनाइट सॉलिनॉइड है, तो इस इनफाइनाइट सॉलिनॉइड में जो अपनी एक्सिस से जो आपने ये एंगल लिया था, ये एंगल ये इंफिनिटी को टेंड होगा, और इधर भी। फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब सभी बच्चे समझते हैं, फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब है कि जो लेंथ है, जो लेंथ है, अगर मान लो सॉलिनॉइड की लेंथ 5 मीटर है, तो उसका जो रेडियस होगा, वो रेडियस लगभग आपका mm में होगा, तो नियर अबाउट वो पैरेलल हो जाएगा। फिजिक्स में इनफाइनाइट का ये मतलब है, ठीक है। तो आप यहां पे बता सकते हैं कि इनफाइनाइट के लिए यही एंगल था अपना, इस P पॉइंट से ये एंगल था, और ये वाला एंगल ये था, है ना, यही P पॉइंट था। तो θ1 टेंडिंग टू जीरो होगा, और ये θ2 टेंडिंग टू जीरो होगा, अगर ये लेंथ इंफिनिटी को एक्सटेंड करेंगे। ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ये सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। तो यहां पे आप सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करो, और मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है म्यू नॉट ni/2 cos 0 प्लस cos 0,
तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। तो एक म्यू नॉट एन आई। तो एक बच्चा ये लिख रहा था, तो ये फॉर्मूला आप लोग अपनी 12th में पढ़ते भी हो, म्यू नॉट एन आई। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू ए इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट का मतलब मैं फिर बता दूं, यहां क्लियर कर दूं। इनफाइनाइट का मतलब है कि जो इसका ये रेडियस होगा और जो ये इसका लेंथ होगा, तो दिस लेंथ एंड दिस रेडियस L is much greater than R. तो then we will treat it as a infinite. तो म्यू नॉट एन आई, ये क्लियर है। अब इसमें कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, एन के बारे में याद करिए, ये है कैपिटल एन अपॉन एल। तो फॉर्मूला कैसे आता है, ये छोटी छोटी बातें जो है गलत हो जाती हैं जेईई मेंस के सवालों में। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के टर्म्स में भी करेंगे तो आपको ये मिलेगा म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई, जिसमें एन आपको सभी को पता है क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो बेटर है आप स्मॉल एन के टर्म्स में फॉर्मूला याद रखिए, आप कर लेंगे। इसी में अगर सेमी इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, अगर ये सेमी इनफाइनाइट मतलब ये पी पॉइंट में यहां भेज दूं, बताओगे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? मेरा कहना है कि अगर मैं इसमें पी पॉइंट यहां भेज दूं आपके पास एंड पे, एज पे, पी पॉइंट यहां पर आ जाए, ठीक है, पी पॉइंट मान लो यहां पर आ जाए, तो क्या दिखता है आपको? ठीक है, बताइए, सेमी इनफाइनाइट, और इधर इनफाइनाइट है, तो ये हम सेमी इनफाइनाइट एक बार बोल सकते हैं पी के टर्म्स में, है ना। सेमी इनफाइनाइट मतलब यहां से आपने काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से ये पोर्शन काट दिया, इधर अपने पास केवल था, तो बताएंगे यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट क्या होना चाहिए? अरे 0 to पाई ही नहीं होगा यार, आप लोग मतलब आंख बंद करके पढ़ते हो क्या? हैं 0 to पाई कैसे बोल रहे हो लिमिट? एकदम आंख बंद करके पढ़ रहे हो। आपको यहां क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो एंड है, कैसी बातें करने लगते हो बीच बीच में। पी पॉइंट है, ये एंड जो है एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल दिया है θ2, तो ये एंगल इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, इतना टाइम लेके पढ़ा रहा हूं, फिर भी लोगों को डाउट है, इसका मतलब मुझे जल्दी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिनको समझना है वो तो समझ चुके हैं, मेरा नुकसान हो रहा है इससे। ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोर्स कंप्लीटेशन के लिए। इतना धीरे धीरे, ये डेरिवेशन में मैंने 15 मिनट लिया होगा या 20 मिनट, उसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब ये अनफॉर्चुनेट थिंग है उन लोगों के लिए। किसी और जगह पे भी ट्राई कर लीजिए आप, तो आपको एहसास होगा कि यहां कितना धीरे और कितना चीजों को पढ़ाया जा रहा है, एक एक छोटी छोटी, उसके बाद भी जिनके लिए किया जा रहा है उन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को समझना है वो तुरंत समझ लिए डायग्राम देखकर, एक एक डायग्राम बनाया जाता है, उसके बाद भी पूछ रहे हैं कि फिर से बता दीजिए, तो आई डोंट थिंक कि मैं बता पाऊंगा। इसमें ये कैसे आप बोल रहे हो यार 0 से पाई, ये पाई कैसे है? एक ये अपने पास ये एंड है, ये एंड यहां पे जो एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2, तो ये एंगल कितना होगा टोटल? पाई माइनस θ2। हमने बीच में कहीं लिमिट लिया है, तो इस तरीके से एंगल वेरी कराएंगे, तो कैसे आप पाई बोल रहे हो? कुछ लॉजिक है? मैं क्लास अब अपना फास्ट कर लूंगा, क्योंकि जिनके लिए बोला जा रहा है वो ध्यान नहीं देते, मतलब यहां पे बिल्कुल। तो यहां पर अपने पास सेमी इनफाइनाइट के लिए देखिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा कि जो अपना θ1 था, वो θ1 जो है इस एंड से एंगल है, तो इस एंड से इसको जोड़ दोगे तो θ1 एक तरीके से क्या हो जाएगा बताओ आप? इतनी छोटी छोटी चीजें आप कौन बताता है यार, जाके देखो जरा। आपको मुझे सिखाने का इंटेंशन है, इसलिए मैं इतनी छोटी छोटी चीजों को बताता हूं। मुझे अपना जलवा नहीं दिखाना है, मुझे अगर अपना जलवा दिखाना होता तो पूरे मैग्नेटिज्म में
8 से 10 यूनिक टाइप के क्वेश्चंस ले आता, चमका के चला जाता, आप भी ताली बजाते, वाह वाह सर तो बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चंस कराते। आपको जब सिखाया जा रहा है तो वो अलग बात है कि उस पढ़ाई से आपका एक भी क्वेश्चन हिलता नहीं, उन्हीं का हिलता है जिनको पहले से सब कुछ आता है। तो यहां जब आपको इतनी चीजें कराई जा रही तो यहां थोड़ा ध्यान दो यार, फोकस करो। θ1 अपने पास 90 होगा और θ2 क्या हो जाएगा, θ2 देखो ये पैरेलल है, तो θ2 यहीं से आप लोगे, ये θ2 ऐसे बढ़ाते जाओ तो θ2 अपना क्या हो जाएगा, θ2 अपना P से क्या हो जाएगा, 0, θ2 0 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जिनको समझना है वो तुरंत समझ लेते हैं, जिनके लिए कराया जा रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर फायदा क्या है, मैं जल्दी करूं, θ2 अपना हो जाएगा यहां पर 0, ठीक है। थोड़ा विजुलाइज, पेन कॉपी है, चलाओ पेन कॉपी, दिमाग चलाओ, ये ऐसे है, फिर इसको बढ़ाते जाओगे ये यहां होगा, फिर और बढ़ाते जाओगे ये यहां होगा, फिर और बढ़ाओगे ऐसे होगा, फिर और बढ़ाओगे ऐसे होगा, फिर यहां पर आके 0 हो जाएगा, ठीक है। लो एनिमेशन भी बना दिया आपको, ठीक है, क्या चाहिए अब आपको, एनिमेशन भी दिखा दिया मैंने। तो यहां पर अपने पास θ2 0 हो गया, तो अब आप बताओ यहां से क्या हो जाएगा, बी एट P जब ये H पे होगा तो कितना हो जाएगा, एक 1, तो म्यू नॉट Ni/2, म्यू नॉट Ni/2, तो ये आपका सेमी इनफाइनाइट के लिए होगा किसी एंड पे, ठीक है, म्यू नॉट Ni/2, क्लियर है। चलिए, तो ये थी अपनी सोलेनॉइड की कहानी, ये थी अपने सोलेनॉइड की कहानी। इसके रिजल्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे कुछ, कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, याद करिए मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी कहा था कि जो एक मूविंग चार्ज है उसका अपना इंफ्लुएंस होगा सराउंडिंग में। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक मूविंग चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इट हैज टू इन्फ्लुएंस अराउंड इट सराउंडिंग। क्या क्या है भाई, पहला है अपना कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा था, हमने देखा था कि कोई क्यू चार्ज को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भेज दो तो उस पर फोर्स लगता था क्यू वी क्रॉस भी। आज हम देखेंगे कि यही जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है, यही जो मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो आप इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखोगे। जैसे बायट-सैवर्ट ने आपको क्या बताया था कि किसी करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, वेक्टर फॉर्म। तो अब अगर मैं केवल आपको बोलूं कि मेरे पास कोई dq चार्ज है, जैसे आप db लिखते थे बायट-सैवर्ट से, देखो भाई आप बायट-सैवर्ट से dv लिखते थे, क्या लिखते थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये सभी बच्चे पता है। अच्छा, I को हम क्या लिख दें, dq बाई dt लिख सकते हैं। तो जब I को dq बाई dt लिखोगे तो कोई नई चीज तो है नहीं, कंडक्टर में करंट का फ्लो होना इज बेसिकली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन और फ्लो ऑफ मूविंग चार्ज। तो अगर हम यहां पे देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I को अगर मैं लिख दूं dq और ये dl के साथ ले लूं dq बाई dt, यहां पे dl है क्रॉस r अपॉन r क्यूब, तो dl बाई dt को एक साथ लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा चार्ज पार्टिकल की। कोई इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल मान लो dq मूव कर रहा है तो आप क्या बोल सकते हो कि dq इंटू ये dl बाई dt क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये बोल सकते हो। और dl बाई dt इज बेसिकली वोट, ये v हो जाएगा। मान लो ये dq है, इसने dt टाइम में कुछ वेलोसिटी v से मूव किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, dl, क्लियर है। तो आप यहां पे लिख सकते हो db, वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई,
और ये आ जाएगा अपने पास डी क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो ये अपने पास डी क्यू चार्ज के लिए है। अगर मान लो मैं बोलूं कि अगर यही क्यू चार्ज हो, और क्यू चार्ज क्या बोल दूंगा, मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r, मतलब एक यहां पे मान लो अब मैं बोलूं q चार्ज है, वो जो है मूव कर रहा है किसी v वेलोसिटी से, और यहां पर हमें मान लो कोई r वेक्टर है, ये v से मूव कर रहा है, और ये p पॉइंट पे हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो dq की जगह q कर दोगे, और क्या करना है, तो आप क्या बोलोगे, जो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो b होगा, इस q के लिए b ले रहा हूं, तो b जो होगा वो क्या लिखोगे, वो लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, q v क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका एक मूविंग चार्ज के वजह से फॉर्मूला बन जाता है। कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी तो आप ये यूज कर सकते हैं, जैसे आपने डीएल के लिए किया था। तो मैंने क्यू के लिए कर दिया, या डी क्यू के लिए बोला जाए तो आप डी क्यू के लिए कर सकते हो, सेम है। ठीक है, तो किसी मूविंग चार्ज के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। हाँ, आई की जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर ऐसे याद रखना चाहें तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई के जगह आप, आई के जगह केवल वो नहीं है, फिर आई डीएल क्रॉस आर होता था, तो डीएल की जगह पे एक तरीके से वी है, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द मूविंग चार्ज के वजह से। तो अगर अब मैं आपको बोलूं कि कोई इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई इंडिपेंडेंट चार्ज एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट चार्ज एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका आप सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो, इसका सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हो भाई सभी लोग। कोई इंडिपेंडेंट मान लो कोई चार्ज है, वो मूव कर रहा है, तो कोई इंडिपेंडेंट चार्ज मान लो ये मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, किसी वेलोसिटी v से कोई ये q चार्ज मूव कर रहा है, ये रेडियस अपना r है सर्कल का, ये सेंटर है, तो हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं क्या, इस पे हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप इसको, मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे लिखेंगे, जो अभी बताया। यहां पे अच्छी बात क्या है कि आर वेक्टर और वी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दिख रहा है सभी बच्चों को। याद करिए कि आर वेक्टर कहां से होता था, आर वेक्टर कहां से होता था, डीएल से, जहां पर निकालना है करंट कैरिंग वायर में, डीएल से जहां पर निकालना है। ठीक है, डीएल से, डीएल लेंथ से आप जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते थे। तो उसी तरीके से यहां पे भी आर जो होगा, वो जो चार्ज मूव कर रहा है जिसका हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, वहां से जहां पर निकालना है उसके वजह से होगा। तो एक तरीके से पोजीशन वेक्टर आपका ऐसा बनेगा, ये आर वेक्टर होगा और ये वी वेक्टर होगा, ये वी वेक्टर होगा, ये होगा अपना आर वेक्टर। क्लियर है, तो आर क्रॉस वी, बी की जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए कर रहे हैं, ध्यान रखना ये पॉजिटिव चार्ज के लिए हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो होगा, अगर मान लो यहां इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, तो जो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालोगे जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो हम यहां पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, तो आर क्रॉस बी, आर वेक्टर एक तरीके से उसका यूनिट वेक्टर है माइनस आई कैप, और वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर है प्लस जे कैप। तो आर क्रॉस वी का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो बी का होगा। इतनी छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताई जाती हैं यार, इस एफर्ट के बाद भी आप, मैं चाहता हूं कि इसका बेनिफिट उठाइए।
लेकिन वो वही कर पाएगा जिसके अंदर एक्चुअली इच्छा होगी। मुझे तो लगता है सभी के अंदर इच्छा है, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं इतना पेन लेके, तभी यहां पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ेंगे। तो सब लोग सीखिए। आर क्रॉस वी क्या लिखेंगे आप, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, के, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा यहाँ पे बी, इसके वजह से। और मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड होगा वो क्या लिखेंगे, वेक्टरली लिखना चाहते हैं तो अपने आप आ जाएगा, जो फॉर्मूला है आपने डायरेक्शन निकाल दिया है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई, इन दोनों का बीच के एंगल है 90 डिग्री। तो आर क्रॉस वी साइन, आर क्रॉस वी में आर वी साइन 90 होगा। ठीक है, आर वी साइन 90 होगा। तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, यही तो लिखते थे। तो यहां पे v इज परपेंडिकुलर टू r है, तो ये वी आर साइन 90 हो जाएगा। तो b अपने पास कितना आ जाएगा, अभी तो डायरेक्शन लिखना चाह रहे हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू v, एक r से r कैंसिल होगा, आर स्क्वायर क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर। इतना सभी बच्चों को क्लियर हुआ। और ये लिखेंगे डायरेक्शन के साथ तो माइनस के कैप, माइनस के कैप। बोलो भाई, v क्रॉस आर है, हाँ v क्रॉस आर है, ठीक है। तो v क्रॉस आर है, सॉरी तो उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा प्लस आ जाएगा, v क्रॉस आर है, ठीक है। तो इसका यूनिट वेक्टर होगा j क्रॉस माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा अपने पास इसका यूनिट वेक्टर प्लस के कैप। यही आपको b का डायरेक्शन देगा, b का। तो यहां पर आप इसको अभी मैं आपको एक तरीका और बता चुका हूं, किसी ने अगर कनेक्ट किया होगा। जब मैं आपको मैग्नेटिक मोमेंट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कोई चार्ज फ्लो करेगा तो उसको आप करंट कैरिंग रिंग मान सकते हैं। उस रिजल्ट से भी सोचोगे तो आपको मैग्नीट्यूड तुरंत मिल जाएगा। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको आप एक करंट कैरिंग रिंग मान सकते हैं कि नहीं। तो आप अगर वहां से देखना चाहेंगे, ये तो पहले ठीक किया जाए, ये आएगा प्लस के कैप। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आप देखिए आपको वो रिजल्ट मैच होता हुआ दिखेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा अगर आप पुट करते हैं, तो अब मैं मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहा हूं जैसे, तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और q आर ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आएगा। देखिए v को आर ओमेगा लिख दिया, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, तो b आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या मैं कोई नई चीज बता रहा हूं, q ओमेगा आर, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये बता चुका हूं। लेकिन वही बात है ना कि यहां पे थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो कनेक्ट कर पाओगे। ये मैं कोई नई चीज तुम्हें नहीं बताया, ये बता चुका हूं। जिस बच्चे को करंट लिखना आता है वो इजीली कर लेगा बाइट से वेट से। टू पाई होगा, क्या कह रहे हैं, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर, क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आर आ रहा है। 2 पाई कैसे आ रहा है आपका, सही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू ओमेगा अपॉन आर। ठीक है, तो ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा प्लस के डायरेक्शन। अब आप, मैं कह रहा हूं इसको आप ऐसे जरा देखते, क्या आपके लिए नई चीज है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप बायट सेवर्ट से करंट कैरिंग रिंग का फॉर्मूला जानते हो। देखो अभी ये करंट कैरिंग रिंग का फॉर्मूला बायट सेवर्ट से जानते हो, ये आई है, ये आर है। तो क्या होगा इसके सेंटर पे फॉर्मूला, जनरल किसी आर्क के लिए आपको बताया जा चुका है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। सब कनेक्ट करना सीखो, फाई, फाई कितना होगा यहां पे, 2 पाई होगा। तो बी एट द सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही तो होता है भाई। तो क्या ये कोई नया रिजल्ट है, ये दोनों रिजल्ट अलग दिखते हैं क्या आपको, ये दोनों रिजल्ट आपको अलग दिखते हैं क्या। आप ये बताओ कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट को आप
एसोसिएटेड विथ चार्ज, अगर ये चार्ज Q से मूव कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम करंट लिख सकते हैं। करंट क्या बताया था जब मैग्नेटिक मोमेंट सिखाया था? Q अपॉन ओमेगा, सॉरी Q अपॉन टी, इस मूविंग चार्ज के वजह से। और क्या बताया था? Q ओमेगा अपॉन 2 पाई, यही तो बताया था मैंने। तो किसी को अगर मैं ये नहीं बताता, किसी को मैं ये नहीं बताता और आपके एग्जाम हॉल में आ जाता इस सिचुएशन पे कि यहां पे करंट कैरिंग वायर के जगह से आपसे केवल मूविंग चार्ज के वजह से यहां पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या छोड़कर आते? दैट इज द बेसिक डिफरेंस। कुछ बच्चे छोड़ते और कुछ अगर ये बात यहां से कनेक्ट कर पाए तो उनको ये समझ में आता है कि आई को मैं क्या लिख दूं, यहां पर मैं आई को क्या लिख दूं? Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। आपको मोमेंट में कई बार कराया गया है, तो म्यू नॉट अपॉन 2R इंटू Q ओमेगा अपॉन 2 पाई। क्या कोई नई चीज मिली आपको? बताइए, क्या नया चीज मिला आपको? कुछ नया मिला क्या आपको? अरे आप बोलोगे तुम लोग, कुछ नया मिला? कुछ नया नहीं है, ये कर चुके हो, बस सोचने की बात है आप कैसे सोच पा रहे हो इन चीजों को। ठीक है, तो ये आप बायट सेवर्ट से कर चुके थे, ये चीज मैंने आपको यहां पे तामझाम करके बता दिया। ठीक है, तो लगा सर बहुत यूनिक चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो कोई यूनिक चीज नहीं है, ये चीज आप पहले से जानते थे। और एसोसिएटेड विथ मूविंग चार्ज वी हैव ए करंट, उसको आई की जगह पे पुट करना था, आपको वही मिल जाता जो इसके लिए था। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहां पे प्लस के कैप के जगह पे माइनस के कैप आ जाएगा, प्लस के कैप के जगह पे यहां पे माइनस के कैप आ जाएगा। तो सभी बच्चे अब मूविंग चार्ज के वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लिखना सीख गए हैं। ठीक है, वो आई की जगह पे सीधे Q ओमेगा अपॉन 2 पाई लिखेंगे, तो वहां से भी कर सकते हैं, बाकी इस वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी मान लीजिए कि कोई दो करंट कैरिंग वायर है, नहीं करंट अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज को लेके चल रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लिए करंट अपोजिट डायरेक्शन में मानते, क्योंकि हम बाई कन्वेंशन हम मानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो है करंट फ्लो करता है। तो यहां पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, इसलिए मैंने सेम माना है। अब मान लीजिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करें, बिटवीन टू मूविंग चार्ज। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा दो मूविंग चार्जेस के बीच में? मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक चार्ज है प्लस Q1 और यहां से ये कोई परपेंडिकुलर लाइन है, ये मान लीजिए यहां पे कहीं Q2 है, इंडिपेंडेंटली दोनों मूव कर रहे हैं। ये मूव कर रहा है मान लो V1 से, ये मूव कर रहा है मान लो V2 से, ये V2 से मूव कर रहा है, ये V1 से मूव कर रहा है। ये जनरल इस समय का पोजीशन वेक्टर है जो एंगल बना रहे हैं थीटा, जो इससे एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि ये Q1 है और ये अपने पास Q2 है और ये पोजीशन वेक्टर R है जो Q1 को Q2 से जोड़ रहा है, किसी भी इंस्टेंट पे बताया जा रहा है। ये V1 और V2 है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, V1 एंड V2 अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अब इसमें मैं पूछ रहा हूं कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा? अब सभी बच्चे इतने समझदार हो चुके हैं कि सर यहां पे तो दो इंटरेक्शन होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कूलम्ब्स लॉ की वजह से होगा, वो तो होगा ही होगा, वो हमें पता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा अभी कि एक मूविंग चार्ज
विल प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेंगे जिससे उस पे मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। जैसे ये Q1 का अगर मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है, तो Q1 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वहां पे एक B1 आएगा। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो आप इसको करंट कैरिंग वायर की तरह देख सकते हो। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि एक तरीके से एक करंट कैरिंग वायर है, तो इसमें करंट पॉजिटिव चार्ज इधर है तो करंट भी इधर फ्लो करेगा, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इनवर्ड होगा, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये जो होगा वो B ड्यू टू Q1 बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है Q1 ने प्रोड्यूस करी और इस मैग्नेटिक फील्ड में Q2 मूव कर रहा है तो ये फोर्स आ जाएगा। तो वो फोर्स अगर हम निकालें उससे पहले B ड्यू टू Q1 लिखा जाए। B ड्यू टू Q1 क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 क्रॉस R, V1 क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ये अभी आपने पढ़ा। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज Q2 एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q2, किसके वजह से, Q1 के वजह से। अब ये हमें पता चल चुका, फोर्स लिखें, फोर्स ऑन Q2 मैं एक का निकाल रहा हूं, सभी को पता है ये इंटरैक्शन फोर्स होते हैं, ये इंटरैक्शन फोर्स होते हैं इक्वल और अपोजिट। तो एक की वजह से जो होगा दूसरे की वजह से भी उतना ही होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर अब वो रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है मैग्नेटिक फोर्स, वो भी देखना पड़ेगा। तो FQ2 हम क्या लिखेंगे, Q2 मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखते हैं, QV क्रॉस B, यही लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे आप Q2 पे निकालना चाह रहे हैं तो Q2, उसकी वेलोसिटी कितनी है V2 क्रॉस B ड्यू टू Q1, मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से है, B ड्यू टू Q1। तो फोर्स आएगा Q2 पे, Q2 V ड्यू टू Q2, V ड्यू टू Q2 अपने पास है कितना, वो V2 वेक्टर क्रॉस V ड्यू टू Q1 लिख लीजिए, म्यू नॉट Q1 अपॉन 4 पाई V1 क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ये कांस्टेंट्स बाहर निकालिए, तो म्यू नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, ये अपने पास आया V2 क्रॉस V1 क्रॉस R अपॉन R क्यूब। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये V1 है ये R है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, R वेक्टर यहीं से बना रहे हैं, ये अपना एक तरीके से R वेक्टर है और ये अपना V1 वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अपना थीटा है। तो जब आप इसका मॉड लोगे तो हमारे पास मॉड जो आएगा वो कितना आ जाएगा, V1 R साइन थीटा। ध्यान दीजिए V1 R साइन थीटा। अब और सुनिए, V1 क्रॉस R का जो भी यूनिट वेक्टर होगा, V1 क्रॉस R का जो भी यूनिट वेक्टर होगा, वो यूनिट वेक्टर इस पूरे ब्लैक बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वो V1 के परपेंडिकुलर होगा, R के परपेंडिकुलर होगा और V2 के भी परपेंडिकुलर होगा। वो V1 के, R के और V2 के परपेंडिकुलर होगा। तो ये सभी बच्चे समझते हैं कि V1 क्रॉस R जो भी आएगा इस परपेंडिकुलर टू क्या, V2 वेक्टर, इस परपेंडिकुलर टू V2 वेक्टर बाय क्रॉस रूल, कि V1 और R के बीच का जो भी अपने पास वेक्टर होगा इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग V1 एंड R। तो इसी प्लेन में V2 भी है, तो ये V2 के भी परपेंडिकुलर होगा, ये तो समझ पा रहे हो। तो जब ये V2 के परपेंडिकुलर होगा तो आप ये बोल सकते हो कि पहले जब आप इसका क्रॉस लोगे तो इसका क्रॉस जो आएगा, अब मैं इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, मॉड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई, ये जो होगा वो आएगा V1 R साइन थीटा R स्क्वायर, तो ये आएगा, और V2 V1 R साइन थीटा, R तो कैंसिल हो जाएगा, V1 V2 साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये सभी बच्चों को समझ में आया मैंने कैसे लिख दिया।
पहले मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, तो V1 क्रॉस आर, ठीक है, तो V1 क्रॉस आर होगा V1 आर साइन थीटा। अब ये जो वेक्टर है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, देखिए आप V1 क्रॉस आर माइनस के कैप जाएगा, तो माइनस के कैप इसके V2 के भी परपेंडिकुलर होगा, तो इससे आप इसका क्रॉस करोगे V2 के साथ तो वो भी जो है परपेंडिकुलर होगा, साइन 90 होगा। बिल्कुल समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है। तो यहां से आपको ये मिलने वाला है, तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर कोई आपसे जनरल मैंने डराइव किया है, अगर इन दोनों के बीच में कोई फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक फोर्स है, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू मूविंग चार्ज है। आप डायरेक्शन से इसका अट्रैक्टिव या रिपल्सिव निकाल सकते हैं। अट्रैक्टिव आएगा ये, है ना, ये माइनस के कैप है, तो V क्रॉस बी इस तरफ होगा, V क्रॉस बी इधर होगा, इसके लिए भी इधर होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव आएगा। तो ये अपने पास मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है, किसी जनरल। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, ठीक है, इसमें अगर नेट पूछ दे, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे नेट इंटरैक्शन पूछ दे, तो ये तो मैग्नेटिक फोर्स है। Fe की बात करिए आप, तो Fe क्या हो जाएगा, Fe तो सभी बच्चों को रटा है, Fe क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये Fe होगा और ये अपना Fb होगा। दोनों का अगर रेशियो ले लें आप, है ना, एक तरीके से ये क्या है, Fb है। तो मैग्नेटिक फोर्स और इसका अगर आप रेशियो ले लें तो आपके पास क्या मिलने वाला है, Fe अपॉन Fb या Fb अपॉन Fe, क्या मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको म्यू नॉट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई V1 V2 साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू इधर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये उल्टा हो जाएगा, देख लो। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास मिलता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट Fe बाई Fe, क्या मिलता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 भी कैंसिल हो रहा है ना, तो अपॉन में क्या मिलेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट V1 V2 साइन थीटा। चेक करो भाई, यही है। साइन 90 कैसे, अरे यार बहुत मुश्किल बात है सब। यहां का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे V1 और R का, ये V1 और R इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ये आएगा V1 R साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। लेकिन जब आप V1 क्रॉस R का जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो जानते हो मेरे भाई, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तो जब ये इसके परपेंडिकुलर होगा तो वो V2 के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब आप इसका V2 से, यहां लिखा हुआ है, जब इसका आप V2 से क्रॉस लेंगे, V2 से जब इसका आप यहां पे क्रॉस लेंगे तो आपको V1 R V2 साइन 90 मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया है। तो शायद सभी लोग समझ गए, ये आएगा F, ठीक है। अब आप देखिए इसमें ये साइन थीटा भी होगा, ये आएगा, ठीक है। अच्छा इसकी बात कर रहा था क्या, अभी तो मैं लिखने ही वाला था, तो मैंने उसका कमेंट देख के मैं ये समझाने लगा। तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट V1 V2 साइन थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा Fb अपॉन Fe, ठीक है। अब एक बात आगे आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, एक रिजल्ट है, आपने यूनिट डायमेंशन में जरूर देखा होगा, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला, ये जानते हो, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला C को हम लिख सकते हैं
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। नहीं जानते हो तो ईएम वेव में पढ़ोगे भी, ये एक रिजल्ट होता है। जनरली इसकी डायमेंशंस पूछी जाती है, इसलिए बताया था कि जो बच्चों ने स्कूल की बुक में यूनिट डायमेंशन अगर पढ़ा होगा अपने लेवल पे तो उनको ये जरूर दिखा होगा। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू सी। तो इसको अगर आप यहां यूज करोगे तो इसके जगह पे मैं सी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाह रहा हूं, V1 V2 अपॉन सी स्क्वायर साइन थीटा, ये आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है, ऐसा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है, या इस पे जेई मेंस वाले ऐसे कभी भी कुछ भी पूछ देते हैं तो ये पूछ सकते हैं। तो एफ बी सी को मैंने लिख दिया, सी स्क्वायर को लिख दिया 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसको लिख सकते हो एफ ई बी अपॉन एफ ई इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा V1 V2 साइन थीटा अपॉन सी स्क्वायर। ये मैं कह रहा हूं, ये लिख सकते हो, बोलो। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि साइन थीटा मान लो अगर ये परपेंडिकुलर, ये दोनों आर भी इसके परपेंडिकुलर होता इनिशियली, है ना। तो इफ थीटा 90 होता तो ये आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। इफ थीटा 90 तो आपके पास आएगा एफ बी अपॉन एफ ई इक्वल टू V1 V2 अपॉन सी स्क्वायर। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के आगे उसकी कोई औकात नहीं है। कैसे? सी की वैल्यू क्या होती है सभी बच्चे जानते हैं, सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, याद है सभी बच्चों को। तो आप यहां से देख सकते हो कि जब आप इसकी वैल्यू लोगे और ये एफ को इधर ले जाओगे और ये 10 की पावर 8 का स्क्वायर करके ऊपर ले जाओगे तो वो कहां पे जाएगा? -16 जाएगा, 10 की पावर -16 जाएगा। मतलब एफ बी जो है एफ के 10 की पावर -16 के बराबर होगा। ये वही बात हो गई जैसे कि मान लो मुकेश अंबानी या फिर एलन मस्क या जेफ बेजोस लोगों का जो पैसा है और हम गरीब लोगों के अकॉर्डिंग, तो हमारी उनके आगे पैसे के टर्म्स में कोई औकात नहीं। बाकी लाइफ में यहां धरती पे जो आए हैं सबकी अपनी अपनी औकात है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है कि नहीं। लेकिन पैसे के टर्म्स में हम नेग्लेक्टेड हैं। तो ये वही चीज है कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत नेग्लेक्टेड है। ठीक है, तो इस पे मैंने आपको ये चीज बताया कि हो सकता है कि ये चीज डायरेक्ट आपसे पूछी जाए कहीं ना कहीं। एक भाई लगातार लिखे पड़ा है, क्वेश्चन नहीं होते, क्वेश्चन नहीं होते। अब पता नहीं वो क्या चाहता है मुझसे। उसको अगर उससे क्वेश्चन नहीं होते तो मैं उसको कौन सी जड़ी बूटी दे दूं, ठीक है, कि इसको दूध में मिला के रोज सोते वक्त पीना। मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, जो मेरे पास है मैं सब दिए दे रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत लो। अब आपसे क्वेश्चन नहीं होते या होते हैं, इसके लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। आप यूट्यूब पे ढूंढो, यूट्यूब पे ढूंढो भाई, कुछ बहुत सारे ज्ञानी तत्व तो आपको मिलेंगे जो बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे होने लगे बिना पढ़े। मुझे एक ही चीज पता है कि क्वेश्चन तभी होंगे जब पढ़ाई की जाएगी और लेक्चर को समझा जाएगा। बस इतनी छोटी बात पता है, ज्यादा दिमाग का इंसान मैं हूं नहीं। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर अब ये रिंग का आपने निकाला, इस रिंग के जगह पे एक करंट कैरिंग रिंग के जगह पे आपसे आईआईटी वालों ने पूछा है, आईआईटी एडवांस ने ये कुराफात किया है कई बार, एक दो बार तो कर चुके हैं, कि अगर उन्होंने क्या किया है, यहां पे चार्ज दे दिया, ये चार्ज दे दिया, ये चार्ज दे दिया क्यू का। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज, ये रेडियस इसका आर है।
रेडियस इसका r है, और ये इसकी एक्सिस है, ये अपना xz प्लेन है। इस रिंग का जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है? अपना xz प्लेन है। ये अपना z एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है, और ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। ये जो है ये पूरा घूम रहा है अपना कांस्टेंट ओमेगा से, ठीक है, इस तरीके से ये घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। ये रिंग जो है कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, ये रिंग जो है कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है। तो अगर ये रिंग अपनी कांस्टेंट ओमेगा से ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है, ठीक है, तो आप क्या इसका एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड अब नहीं लिख सकते? क्या आप इसका एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख सकते? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कौन सा बहुत बड़ा काम किया इसने? एक्स एक्सिस पे कोई एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, तो इसके वजह से इस मूविंग चार्ज जो करंट रिंग है, चार्ज रिंग है जो कि ओमेगा से घूम रही है, इसके वजह से आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। बीपी आपसे अगर पूछा जाए तो क्या नहीं बता सकते? जल्दी बताओ। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दिस होल करंट कैरिंग रिंग will behave as a current carrying this charge ring will behave as a current carrying ring। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो आपने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा है उसमें बस आई को रिप्लेस मारो, आई को रिप्लेस मारो। आई आप यहां पे जो एसोसिएटेड आई होगा इस क्यू के वजह से, क्यू के रोटेशन के वजह से जो एसोसिएटेड आई होगा भाई, वो क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी, दैट इज क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, दैट इज द टोटल करंट एसोसिएटेड विद दिस। तो आप एक तरीके से अपने दिमाग में क्या मान सकते हो, भूल जाओ इसको, आप ये मान सकते हो कि यहां पे एक तरीके से करंट कैरिंग रिंग ही रखा हुआ है, हैविंग करंट आई, हैविंग करंट आई। तो क्या लिख सकते हो यहां पे? बी क्या हो जाएगा? बीपी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू नॉट, यही फॉर्मूला लिखते थे, आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो लिखते थे ना किसी करंट कैरिंग रिंग के लिए में। बोलो भाई, तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो? म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और इस आई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये लिख सकते हैं। आई के जगह पे, इस आई के जगह पे हम ये लिख देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां से आप बीपी क्या लिखोगे? बीपी लिखोगे म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा भाई मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सेंटर पे पूछेगा, एट सेंटर, तो सेंटर पे आप बता सकते हो क्या हो जाएगा? x 0 हो जाएगा। तो बीपी सेंटर, सॉरी बी सेंटर, ये सेंटर सी ले लीजिए, तो बी एट सेंटर वो हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। अच्छा ये 0 हो गया ना, तो यहां पे आर, ये 0 हो गया तो आर क्यूब और आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 पाई आर। चेक करो जरा, तो सेंटर पे आएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। 8 कहां आ जाएगा यार? 8 ओमेगा पाई कैसे बोल रहे हो? 8 कहां आएगा? कोई 8 का टर्म नहीं आएगा। आप फॉर्मूला गलत लगा रहे हो क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग एट इट सेंटर ये होता है, यहां 2 आता है, 8 कहां आएगा? आई थिंक सही है, बाकी लोग बताइएगा थोड़ा।
ठीक है, तो ये सेंटर पे हो जाएगा। आपका होमवर्क है इसी में आपका होमवर्क है कि आप एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क का निकाल के बताइएगा मुझे। एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, और ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। एक्सिस इसका वही है, वाईजेड प्लेन है। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। सिग्मा इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है। तो यहां पे एक्स डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बीपी बताना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको बीपी बताना है। निकाल लेंगे भाई। निकाल लेंगे सब लोग। रिंग कट करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिंग कट कर लीजिएगा और रिंग कट करके निकालिएगा रिंग वाले एक्सप्रेशन। रिंग वाला यहां पे वेरिएबल रिंग होगी, है ना। रेडियस पूरा इसका आर ले लेना, इसका रेडियस पूरा आर ले लेना। ये गिवन है आपको कैपिटल आर, ठीक है। तो स्मॉल आर पे जाके डी आर थिकनेस का एक रिंग एलिमेंट कट करोगे और उस रिंग एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट लिख सकते हो। ये रिजल्ट तुम्हारे सामने है, इस रिजल्ट को यूज कर लेना। आसान नहीं है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें जो Q है ये फंक्शन आएगा, ये जो Q है ये DQ हो जाएगा भाई। जहां पे जो रिंग कट करोगे उस पे DQ लोगे तो यहां पे Q की जगह पे क्या आएगा, DQ, और फिर आप उसे इंटीग्रेट करेंगे। ये करिएगा, ये आप करिएगा, ठीक है। इसी का एक बड़ा भाई है, वो मैं कर दे रहा हूं, शायद वो भी आप कर लेंगे। कि एक मान लीजिए हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर है, एक कंडक्टिंग स्फेयर है। कंडक्टिंग है तो सभी बच्चे जानते हैं, हॉलो और सॉलिड पूछने की जरूरत नहीं है। चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, चार्जेस हमेशा सरफेस पे रिसाइड करेंगे। तो ये टोटल चार्ज इस पे क्यू है, ये है अपना कंडक्टिंग स्फेयर, है ना। तो इस कंडक्टिंग स्फेयर जो है इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, इस एक्सिस के अबाउट इसको हम घुमा रहे हैं विथ कांस्टेंट ओमेगा। कांस्टेंट ओमेगा से हम इसको घुमा रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। ये पूरा जो है घूम रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। तो अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है तो आपको बताना है कि इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो जाएगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पे भी सभी बच्चे समझते हैं कि यहां पर भी सर रिंग ही कट होगी, बट रिंग का एलिमेंट कैसा होगा वो आपने कई बार किया हुआ है, अब सभी को आदत हो गई होगी। अब तो आदत सी है रिंग काटने में। तो ये अपने पास ऐसा होगा और यहां पर ये चार्जेस जो आपको दिख रहे हैं रिंग का होगा, ठीक। और कैसे इसको लेते हो, ये फाई पे जाते हो या थीटा पे, और ये डी थीटा होता है ना भाई। तो ये अपने पास थीटा और ये डी थीटा, इसका ये थिकनेस आप क्या बोलते हो, आर डी थीटा। तो इसका रेडियस, ये अगर आर है तो इसका रेडियस आपको पता है। अब आपके लिए देखिए एक इसी तरीके की रिंग दिख रही है, ये ऐसे ही तो रिंग है भाई, जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जा रहा है इसको। तो इस रिंग के लिए ये डायमीटर इसका एक्सिस बन जाएगा, इस रिंग के लिए डायमीटर इसका एक्सिस बन जाएगा। यहां पे जो भी चार्जेस होंगे ये रोटेट कर रहे होंगे। तो इस पे आप मान लेंगे चार्ज dq है
और हमें इसको यहां पे निकालना है, यही तो था। इसका रेडियस सभी को पता है, इसका रेडियस हो जाएगा, ये थीटा है, ये आर है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और ये एक्स की तरह ट्रीट कर रहा है, इसके सेंटर से ये सेंटर और इसका सेंटर कुछ C1 ले लो, तो C1 से ये C की डिस्टेंस कितनी है, आर कॉस थीटा। बोलो भाई, ठीक है। तो dq क्या लिखेंगे, dq सभी को पता है, क्या लिखते हैं आप, इट इज q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये सिग्मा हो गया, इंटू dA। तो dq आ जाएगा q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई स्मॉल आर है आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो यहां से आपको dq मिल जाएगा q अपॉन 2 आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर कैंसिल, और बचा क्या फिर, साइन थीटा डी थीटा। चेक करिएगा सब लोग, यही तो dq आएगा भाई, ठीक है, यही dq आएगा। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया, यहां 2 आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, ठीक है। आपने dm भी इस तरीके से बहुत बार किया है, तो ये dq आ गया। अब आगे जाके जब मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो dm, बस ये dq की जगह dm लिखना होगा। अब इस चार्ज रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो dB होगी, तो dB का एक्सप्रेशन तो सभी लोग लिख सकते हो, अभी अभी लिखा है आपने, dB का एक्सप्रेशन अभी अभी आपने लिखा है, या फिर आप नहीं भी याद है आपको, ठीक है, आपको नहीं भी याद है तो आप करंट के लिए लिख लो, करंट के जगह पे आप बस वहां पे यहां जो करंट लिखोगे वो dq ओमेगा अपॉन 2 पाई लिख दोगे भाई। जो dB लिखोगे वो क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई के जगह क्या लिखोगे, dq ओमेगा अपॉन 2 पाई। कुछ याद मत रखिए, कुछ मैं कहां बोलता हूं, म्यू नॉट आई, बस बेसिक फॉर्मूले याद रखिए। म्यू नॉट एक तरीके से ये आई हो गया, तो म्यू नॉट आई और आर, ठीक है। इस रिंग का रेडियस ये मत भूलिएगा, ये इस रिंग का रेडियस है, तो रिंग का रेडियस हो जाएगा आर स्क्वायर, ये है ना आर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये अपना एक्स है, मान लो ये डिस्टेंस, ये एक्स है, यहां से ये डिस्टेंस इसके एक्सिस से, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको सब कुछ पता है थीटा के टर्म्स में, आपने dq अभी यहां निकाल दिया है, r आपको पता है, x पता है, तो थीटा का फंक्शन बनाकर आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है 0 से b, और इसको कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, लिमिट बताओ जरा, देखें कितने बच्चों को अभी भी लिमिट में देखें सीखे हैं कि नहीं, जरा लिमिट बताइए, इसका लिमिट बताइए, इसका लिमिट बताइए। कुछ लोग तो भाग ही गए होंगे, अब टाइम हो गया। लिमिट बताओ, इसका लिमिट क्या लोगे, इसका लिमिट जो लिया जाएगा पूरे स्फेयर को कवर करना है, ध्यान रखिएगा, पूरे 0 से π/2। गलत 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 गलत, मुझे पता था किसी ने सही लिमिट, एक बच्चे ने, सृष्टि ने सही आंसर दिया है 0 से पाई, बहुत बढ़िया। वंश ने 0 से थीटा बता रहे हो, थीटा टू पाई बता रहे हैं, कुछ भी यहां कहां उनको थीटा, अरे पूरे स्फेयर को कवर करना है मेरे भाई, पूरे स्फेयर को कवर करना है, तो इसको आप पूरा 0 से पाई करोगे, तो ये पार्ट अगर 0 से पाई रोटेट होगा तो ये पार्ट ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, क्योंकि एलिमेंट अपना सिमेट्रिकल है। ये ऐसा है, इसको पूरा इधर पूरा रोटेट कर दो 0 से पाई, तो ये अपने आप 0 से पाई रोटेट होगा ना यार, ये ऐसा है ना, तो ये पूरा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से अपने पास हो जाएगा 0 से पाई। तो सभी बच्चे कर लेंगे आई थिंक, अब तो कर लोगे। dq की वैल्यू पुट कर देना, ये है थीटा के टर्म्स में, r आपको पता है थीटा के टर्म्स में, सब कुछ लिखा हुआ है, r है ये रहा थीटा के टर्म्स में, x आपको पता है थीटा के टर्म्स में। तो सब कुछ करके मुझे इसका b बताना, कल मैं पूछूंगा इसका और इसका, इन दोनों का,
ये दोनों रिजल्ट मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो साइन में बनेगा, साइन क्यूब आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूं, साइन क्यूब डी थीटा आएगा, करके देख लेना, साइन क्यूब डी थीटा आएगा, और साइन क्यूब को आप जो है साइन 3 थीटा से रिप्लेस मार सकते हो, ठीक है ना। तो इसको कर लेना। तो इस तरीके से आप मूविंग चार्ज के वजह से भी स्टैंडर्ड जो बॉडीज हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी खत्म होती है। लास्ट टॉपिक है अपना एम्पियर्स लॉ, कल एम्पियर्स लॉ शुरू होगा। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हार्डली छोटा सा टॉपिक है, एक दिन तो नहीं, 1 या 2 दिन बस, ठीक है। उसके बाद आपका जो है केवल एक्सक्लूसिव जेई मेंस का जो टॉपिक है वो अपना नेक्स्ट चैप्टर, अभी ईएमआई कैसे होगा, जेई मेंस का अपना जो एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ठीक है, वो कवर करेंगे। वो केवल जेई मेंस में पूछा गया है, तो उसमें जो जेई मेंस के लायक है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो भी बहुत कुछ पढ़ना है, थ्योरी है बहुत सारी, पैरामैग्नेटिज्म किसको कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, हिस्टेरेसिस लूप क्या है, ये सब जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत स्लाइड का भी हेल्प लूंगा, जिससे कि हमारा जल्दी हो जाए। अगर मैं लिखने बैठूंगा तो वो 7 दिन लग जाएगा, जो फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। उसके जगह पे मैं कुछ अच्छे टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चंस करा सकता हूं समय बचाकर। होमवर्क ये है कि आप पूरा मैग्नेटिज्म कर सकते हैं, पूरा जो पूरा आपका मॉड्यूल है उस पूरे मॉड्यूल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, पूरे मॉड्यूल को ट्राई कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत 1-2 दिन में आपको एम्पियर्स लॉ भी हो जाएगा, जो बहुत छोटा टॉपिक है। 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो कवर अप हो चुके हैं, तो आप जाकर कर सकते हैं, आप जाकर कर सकते हैं। एससी वर्मा में मैंने आपको बता दिया था कि अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये तो करने चाहिए। अगर आपके पास समय है, जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो एससी वर्मा भी कर सकते हैं। दोनों पार्ट दोनों कर सकते हैं। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग एक है ना अपना, 2 पार्ट हैं इसके। मैं अभी शायद एससीवी देखता हूं है क्या। चैप्टर नंबर 34, चैप्टर नंबर 35। तो एससी वर्मा से जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो चैप्टर नंबर 34 और चैप्टर नंबर 35, देखो एक बच्चा बता रहा है, जिनको करना है वो सब कर चुके हैं। यही तो बात है, उनको राह दिखाने की जरूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 34 और चैप्टर नंबर 35 में जो आपको अच्छे क्वेश्चंस लगे, खासकर लास्ट वाले, वो कर लीजिएगा। बाकी जो फॉर्मूले बेस हो और केवल क्या हो, वैल्यू पुट हो रहा है, तो उसको मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। अरे ऋषि भाई कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, वर्मा जी हमको ही इज वन ऑफ ए वेरी ग्रेट टीचर, ठीक है, उनका प्रमोशन हम आप क्या करेंगे, उनका प्रमोशन पहले से हो रखा है, ठीक है। तो जो लोग बहुत दे बेसिकली, अब उनके बारे में मैं यही बोल सकता हूं कि वो पहले मुझे पूरे लाइफ में देखे किस जेई फील्ड से रिलेटेड है। वो चाहते तो कानपुर में अपनी बढ़िया कोचिंग खोल के वो भी पैसा छाप सकते थे रिटायरमेंट के बाद। आईआईटी कानपुर में जब हम पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो आईआईटी कानपुर में ही थे, तो रिटायर हुए थे। लेकिन उनका प्रमोशन हम आप क्या करेंगे, ही इज वन ऑफ द लीजेंड, ठीक है। उन्होंने कभी भी पैसे और कॉमर्शलाइज नहीं की अपनी टीचिंग को, ये सबके बस का नहीं है, आप भी देख रहे हो, ठीक है, सब लोग लगे हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल।